एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप लोगों को जेनेटिक्स पढ़ाएंगे और जेनेटिक्स की ऑलरेडी दो तीन क्लासेस आ चुकी हैं जिसको आप देख सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, वेरिएशन किसे कहते हैं, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और इसके आगे भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस किसे कहते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा का सारा चीज हम लोग। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस में क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने आपको बताया था। टेस्ट क्रॉस का सिंपल मतलब मैंने बताया था कि किसी भी हाइब्रिड जनरेशन को अगर हम उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसे ही टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस का अगर फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशियो कह लो तो वो 1:1 के रेशियो में आता है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मैंने आपको बताया हुआ था। अब अगर आगे बात करें तो मैंने आपको डोमिनेंस क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, ये चीजें भी बता दी हैं। पिछला वीडियो जरूर जाके देखिएगा, काफी इफेक्टिव होगा क्योंकि मैंने वहां पे बहुत सारी चीजें बिल्कुल इस तरह से आपको बताया था। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैंने आपको बताया था स्नैपड्रैगन के बीच में किस तरह से होंगी, एंड को डोमिनेंस का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कौन सा, आरबीसी यानी कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है एवीओ ब्लड ग्रुपिंग टाइप, इन्हें मैंने बताया था कि इसका जीरो टाइप अगर देखो तो ये 6 टाइप का होता है। आप देख रहे हो ब्लड ग्रुप ए के लिए 2 तरह का होगा, एक तो आईए और एक होगा आईए और स्मॉल आई। बी के लिए भी 2 तरह का होगा, एबी के लिए 1 तरह का होगा और ओ के लिए 1 तरह होगा। मतलब पूरा 6 जीनोटाइप होगा और 4 फिनोटाइप होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मल्टीपल एलेलिज्म भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप इजीली पूछ सकते हो हमसे, क्या चीजें हैं और कितने इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए, ये मैं आपको बताती चलूंगी। जैसे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का मतलब हुआ कि सिंपल हम 2 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर 2 कैरेक्टर हम ले रहे हैं कोई भी, मान लो जिस तरह से मैंने आपको 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। तो उसी तरह से अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई 2 कैरेक्टर लेकर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अपनाते हैं तो उसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें स्किन कलर और स्किन का टाइप, ठीक है, मतलब ड्राई है या ऑयली स्किन है या फिर स्किन कलर बहुत डार्क है, वाइट है, अलग अलग चीजें। तो ये 2 कैरेक्टर जब हम लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब 2 और ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे स्टडी साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ मेंडेलियन फैक्टर ऑफ जीन्स। यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने आपको बताया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ कि 2 कैरेक्टर्स हैं किसी इंसान में, मान लो 4 कैरेक्टर्स हैं, तो वो चारों कैरेक्टर्स एक साथ तो नहीं चलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक कैरेक्टर बोलेगा कि भाई एक कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो बोलेगा कि मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें जाना है तो अकेला जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके लिए जीन का सेग्रीगेशन बिल्कुल बराबर होता है और उसे ही हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही चीज बताई गई है कि कोई भी जीन का रेप्लिकेशन या उसका असॉर्टमेंट जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है किसी और कैरेक्टर्स के लिए। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बताया था, इसका रेशियो आपको याद रखना है। ये पनेट स्क्वायर है पूरा का पूरा, आप देख रहे हो इस तरह से, और पनेट स्क्वायर में चीजें करना बहुत ही इजी हो जाता है। एक तरफ स्क्वायर के आप लिखो मेल के फिनोटाइप, दूसरी तरफ स्क्वायर पे लिखो आप क्या, फीमेल का जीनोटाइप, और फिर उसको क्रॉस करके लिखते जाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल 16 स्क्वायर्स बने हुए हैं और इन 16 स्क्वायर्स में 16 अलग अलग टाइप के जीनोटाइप हैं। और अगर इसका रेशियो की बात करो तो 1:4:1:2:1:2 इस तरह से करके कंप्लीटली टोटल 16 जीनोटाइप का एक कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आज मेनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आप यहाँ पे देख रहे हो सटन एंड बोवरी सपोर्टेड मेंडल्स ऑब्जर्वेशन एंड स्टार्टेड दैट क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स। आपको यहाँ पे याद रखना है क्या होगा,
सटन एंड बोवरी। तो सिंपल याद रखिएगा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया था? तो दैट इज गिवन बाय सटन एंड बोवरी। इन्होंने मेंडल के ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया, काफी उसके ऊपर रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये कैरी करता है जीन्स। ठीक है, chromosomes occurs as a homologous pairs and two alleles of genes are located on the homologous pairs of chromosomes of the same site। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेम साइट पे उन पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिल्कुल इस तरह से रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। और ये क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ मियोसिस। मियोसिस में भी किस स्टेज में, अगर आपको पता है तो अभी अभी कमेंट कीजिए, किस प्रोसेस में मियोसिस में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अगर आपने सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है और सेल डिवीजन में आपको दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर कुछ वीडियोस लेकर आएंगे, क्योंकि आप जानते हो सीयूईटी का मेन टारगेट है 12th का सिलेबस, तो 11th के सिलेबस में नहीं आएगा। और सेल डिवीजन दोनों ही 11th के कोर्सेज में पढ़ने थे, तो यहाँ पे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप नहीं जानते हो, 11th में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू ताकि आप चीजों को समझ पाओ, इसके लिए हम आपको ये लेकर आएंगे। अब आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमेट्स कंबाइन एंड प्रोड्यूसेस द ऑफस्प्रिंग विद द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज सिमिलर टू द पेरेंट। मॉर्गन एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन द फ्रूट फ्लाई। याद रखना है आपको, टीएच हंट मॉर्गन, एक्चुअली टी हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन हम कहते हैं। मॉर्गन ने एक्चुअली म्यूटेशन के ऊपर काफी काम किया था, तो इसीलिए उन्होंने काम किया किसके ऊपर? फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। एक फ्रूट फ्लाई है जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्ट में दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के सपोर्ट में टीएच मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने बताया कि जो बात एक्चुअली कही जा रही है वो एकदम सही है। तो एक बार हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं ये बात, मेंडल ने बताया कि कोई एक फैक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी बात, सटन एंड बोवरी ने बताया कि जो फैक्टर है एक्चुअली वो जीन है और वो जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। इसके बाद इनके सपोर्ट में टीएच मॉर्गन ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन्होंने कहा कि सटन एंड बोवरी ने जो बात कही है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा सही है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। अब आप जानते हो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज। व्हाट इज लिंकेज? तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। अब मान लो दो जीन्स हैं, वो आपस में बिल्कुल इस तरह से कंबाइंड है, एकदम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंकेज। ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड linkage. In a dihybrid cross, if the two genes are tightly linked or present on the same chromosome, or the parental combination is more prevalent than non-parental combination or recombinants. जब दो जीन आपस में कंबाइन करके और एक तीसरा जीन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं रिकम्बिनांट्स। ठीक है, तो रिकम्बिनांट्स का फॉर्मेशन जब होगा और कोई दो जीन आपस में टाइटली लिंक्ड है और जब उन्हें सेपरेट करने की बारी आएगी तो वो बहुत आसानी से सेपरेट नहीं होते हैं, तो इस केस में जो पेरेंटल टाइप होता है वो ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू ऑफस्प्रिंग टाइप। सिंपल समझो, जब दो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं जिस वक्त, तो वो पेरेंट के बिल्कुल आधे आते हैं, लेकिन जब जीन लिंक्ड होंगे
तो यहाँ पे आप देख रहे हो म्यूटेशन अगला हमारा टॉपिक होगा। म्यूटेशन क्या होता है, किस तरह की चीजें हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। म्यूटेशन इज a phenomenon which result in alteration of DNA sequence and consequently result in the change in the gamete जीनोटाइप और फिनोटाइप। सिंपल म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन्स। जीन्स में कोई भी सडन चेंज आता है दैट इज नोन एज म्यूटेशन। अलग अलग टाइप के म्यूटेशन होते हैं, जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या फिर आप यूं कह लो कि पॉइंट म्यूटेशन। तो देख लेते हैं चेंजेस लाइक किस किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। म्यूटेशन की बात हम कर रहे हैं, मतलब चेंजेस है, तो चेंजेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। या तो कोई जीन डिलीट हो जाए, या कोई नया जीन इंसर्ट हो जाए, या फिर ऐसा हो कि एक को हटा के दूसरा सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो ये अलग अलग टाइप के म्यूटेशन हो सकते हैं, जैसे डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, सब्स्टिट्यूशन। डिलीशन मतलब कुछ जीन्स डिलीट हो गए, इंसर्शन मतलब कुछ नए जीन्स इंसर्ट हो गए हैं, सब्स्टिट्यूशन आप जानते ही हो, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर चीज को हटा के उसकी जगह किसी और चीज को ऐड कर देना, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। तो इस सभी चेंज के आधार पे हम बेसिकली बोलते हैं कि दो तरह का म्यूटेशन होता है। एक तो हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जब सब्स्टिट्यूशन हो सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, याद रखिएगा। पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, तो इसमें 6th कोडोन ऑफ जीन जो कि बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन को कोड करता है, तो ये चेंज हो जाता है जीएजी से जीओजी में, और रिजल्ट करता है किसमें, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, मतलब वैलिन को हटा के ग्लूटामिक एसिड फॉर्म करने लगता है। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी है या हीमोग्लोबिन है, वो सिकल लाइक स्ट्रक्चर उसका हो जाता है। जो राउंड स्ट्रक्चर था पहले, उसकी जगह पे क्या हो जाता है, सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। मतलब किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन हुई है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो इसे बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। एग्जांपल आपको याद रखना है सिकल सेल एनीमिया। और क्या होता है, तो 6th कोडोन ऑफ जीन बीटा ग्लोब्यूलिन चेन के 6th कोडोन, जहां पे क्या था जीएजी, वहां से क्या हो गया जीयूजी, ए की जगह क्या हो गया यू हो गया, जस्ट एक पॉइंट पे जस्ट ये म्यूटेशन हुआ है, तो दैट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट मतलब किसी एक जगह से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इंसर्शन और डिलीशन। मतलब एक जगह पे कहीं पे इंसर्ट करना है या फिर डिलीट कर देना, तो दैट इज नोन एज वन और पेयर ऑफ बेस इन डीएनए, इट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये आपको याद रखना है कि म्यूटेशन दो तरह का हो गया, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, देयर आर मेनी डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग, जो कि इनहेरिटेंस की वजह से होता है। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस। क्या होता है पेडिग्री, तो सिंपल समझो, किसी एक जेनेटिक डिसऑर्डर का जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करना पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, सिंपल। देयर आर मेनी डिसऑर्डर्स इन द ह्यूमन बीइंग दैट आर इनहेरिटेड कॉज्ड बाय म्यूटेशन और एनी अदर इनहेरिटेंस। Pedigree analysis help in determining the risk of getting a genetic disorder in offspring by studying the inheritance pattern of a particular trait present in the various generation of individual. सिंपल मैं आपको पेडिग्री का मतलब ही होता है किसी एक फैमिली ट्री को स्टडी करना। सिंपल समझो, फैमिली ट्री को स्टडी करना इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कितने ग्रुप में बांटा गया है। तो आप जानते हो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडल के जो भी लॉज हैं, अगर उसके आधार पे कोई डिसऑर्डर आता है तो दैट इज नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेकिन वही अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम्स में अगर कोई, यानी कि सर्टेन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के आधार पे अगर कोई डिसऑर्डर आ रहा है तो दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब आप देख रहे हो, दीज आर डिसऑर्डर्स ड्यू टू अल्टरेशन इन द सिंगल जीन। सिंगल जीन में अगर अल्टरेशन हो रहा है दैट इज नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। इट फॉलोज द सेम इनहेरिटेंस पैटर्न एज पर मेंडल्स लॉ। पेडिग्री एनालिसिस कैन हेल्प ट्रेस द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड आल्सो डिटरमाइन इफ द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये सिंपल चीजें बताता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। मैंने एक चार्ट बना दिया है पूरा अच्छा सा। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ये डिजीज है। ठीक है, क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है।
डिफेक्ट इन द ग्रीन और रेड कोन ऑफ द आई में आप जानते हो कोन होते हैं, ठीक है, हमें कमेंट करके बताना कोन्स किसे कहते हैं। डिफेक्ट इन द ग्रीन और रेड कोन ऑफ आई, इफेक्ट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अगला जो है वो है हीमोफीलिया। एग्जाम में आपके ये पूछ देता है कलर ब्लाइंडनेस किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो याद रखिएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। डिफेक्ट इन वन प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हीमोफीलिया के केस में क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। अगला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एक्चुअली ये थोड़ा मुझे पीडीएफ को ठीक करना है क्योंकि और भी बहुत सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे जिन्हें हमें पढ़ने हैं, लेकिन दो फिलहाल याद रखिए और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें होती हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो आप देख रहे हो दीज आर डिसऑर्डर्स ड्यू टू एक्सेस और एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से जो डिजीज होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जैसे आप देख लो, पहला क्या हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, दूसरे को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब देख लो, गेन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, या तो एक क्रोमोसोम गेन कर ले या एक क्रोमोसोम लूज कर दे तो उसे हम बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। ये फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं होने की वजह से ये चीज आती है जब हम एक्चुअली जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपस में जुड़े होते हैं, अगर उनका सेग्रीगेशन नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, तो एक तरफ चला जाएगा। आप जानते हो कि दो पोल्स की तरफ सिस्टर क्रोमैटिड्स हाफ हाफ होके जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जेनेटिक्स पढ़ने के लिए सेल और सेल मतलब सेल और सेल डिवीजन ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शुरू से कह रही हूँ। तो जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, क्योंकि भले ही कहने के लिए वो 11th का पार्ट है लेकिन उससे सवाल जरूर रहते हैं, ठीक है। तो 12th का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैप्टर अगर देखो आप, जैसे जेनेटिक हो गया या अगला चैप्टर आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें भी मियोसिस, माइटोसिस, सेल, इन सब चीजों से रिलेटेड चीजें होंगी, तो इसलिए वो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलोगे तो मैं क्लास ले लूंगी उसका, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तो एक हो जाएगा एन्यूप्लॉइडी और दूसरा हो जाएगा पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी का मतलब हो गया, ये बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है, इंक्रीज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक पूरा सेट अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। दो बातें हैं आपको याद रखनी है। अब इसका एग्जांपल देख लो तो आप जानते हो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नाइल फिल्टर सिंड्रोम, ये 3 डिजीज आपको याद रखने हैं। और अगर इनके बारे में आपको नहीं पता है, इन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए, और भी कौन कौन सी क्लासेस आपको चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग बीए या बीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं सारी क्लासेस, हम डेली शाम में 7 बजे लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़। कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिए, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें। थैंक